तो मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भुवन एकेडमी की पाठशाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, आपके पेट 2023 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमने इस टॉपिक में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन यहां कह रहा है रक्त एक प्रकार का डैश। तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो रक्त एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? तो तरल संयोजी ऊतक होता है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां कह रहा है निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है? तो इनमें आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम है जो रक्त के थक्के को जमाने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर हो जाएगा थ्रोम्बिन। ऑप्शन सी यहां पर सही कर लीजिए। थ्रोम्बिन एंजाइम जो होता है रक्त के थक्के के लिए आवश्यक होता है। अगर आपसे विटामिन पूछ ले कि विटामिन कौन सा विटामिन है जो रक्त स्कंदन रोकने के लिए, रक्त के थक्के को जमाने के लिए होता है, तो विटामिन के आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मानव लाल रक्त कणिका, जिसे क्या बोलते हैं? आरबीसी, फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, का औसत जीवन काल क्या है? तो आपको बताना है आरबीसी का जीवन काल क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। और आरबीसी का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या लगाएंगे? रेड ब्लड कार्पल। सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्यूपंचर है। ये एक्यूपंचर क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसे। ऑप्शन ए कह रहा है टायर एवं ट्यूब को ठीक करना। ऑप्शन बी कह रहा है सुई चुभोकर बीमारी का इलाज करना। ऑप्शन सी कह रहा है एक प्रकार की फसल होती है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? हृदय रोग। तो दोस्तों एक्यूपंचर जो होता है ये सुई चुभाकर बीमारी का इलाज किया जाता है, और ये जो देन है वो चाइना की है। चाइना में सर्वाधिक इलाज एक्यूपंचर से किया जाता है, सुई चुभोकर बीमारी का इलाज। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विटामिन B12, क्या विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन उपस्थित रहता है? तो कौन सी धातु पाई जाती है विटामिन B12 में? तो सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? दोस्तों आपको बताना है 4 शर्करा यहाँ पे हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए में है लैक्टोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो दोस्तों सबसे मीठी शर्करा की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगी जो फलों में पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मानव शरीर का निम्न में से कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आम का सेब एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो एडम्स एप्पल क्या कहा जाता है? मानव शरीर में ये पाया जाता है। एडम्स एप्पल क्या कहा जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने है यकृत, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी थायराइड। थायराइड जो है आम का सेब, आदम का सेब या एडम्स एप्पल कहा जाता है। अब ये थायराइड गले में होने वाला कौन सा रोग है? थायराइड जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है, और घेंगा रोग इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से कौन सी हड्डी अचल है?
अचल मतलब कि कौन सी हड्डी नहीं चलती है। अब आपको बताना है मानव शरीर की ये हड्डियां हैं, तो आपको बताना है कौन सी हड्डी इसमें अचल है, जो नहीं चलती है, स्थिर रहती है। अचल का मतलब क्या है, स्थिर रहती है। टखना, खोपड़ी, कशेरुक और कूल्हा। तो आप जानते हैं दोस्तों, खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो अचल होती है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति को कायम रखना है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का कौन से भाग में स्मृति को कायम रखा जाता है। यहां सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा, सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, जो स्मृति क्या होती है, मेमोरी को कायम रखने का कार्य करता है सेरेबेलम में। आगे चलने के पहले जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहली बार मिल पाए। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भुवन एकेडमी की पाठशाला के नाम से है। दोस्तों ये जो आपके लिए यूट्यूब चैनल है भुवन एकेडमी की पाठशाला, वो इन कोर्स में आने वाले जीएस के जितने भी पार्ट है वो आपके लिए फायदा करेंगे, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, पुलिस, एसआई, रेलवे, टेट और सुपर टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए सहायक होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। स्टेपीज जो होता है कान में पाई जाने वाली हड्डी है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन जो होता है स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं भले ही छोटे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। साथ ही साथ ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये लोअर पीसीएस उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 का सही आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 जो होता है वो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। आपने देखा होगा कि रात में जो आप स्वप्न देखते हैं या बड़े सुबह जो स्वप्न आप देखते हैं, वो जब आप जागते हैं तो वो स्वप्न आपके रिकॉल होता रहता है, याद मेमोरी में बना रहता है। तो ये कौन से विटामिन के कारण, विटामिन B6 के कारण, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। इन 4 में से आपको बताना है कौन सा जल के द्वारा ये रोग फैलता है, जल जनित रोग है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है वो जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। दूषित जल के द्वारा फैलने वाला रोग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं सूची पहली है और सूची दूसरी है। तो आपको सूचियों का क्या करना है, मिलान करना है। दोस्तों पहला देख लीजिए, रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरीबेरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस विटामिन से कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी हम आपका मिलवाए दे रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। अब मिला लेते हैं इसे। ए का चौथा, तो रतौंधी जो है विटामिन ए। ठीक है, फिर विटामिन देखिए बी का क्या है, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है विटामिन डी की कमी के कारण। तो बी का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। सी स्कर्वी, तो विटामिन सी की कमी के कारण, किसके कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। और बेरीबेरी, तो विटामिन बी की कमी के कारण बेरीबेरी रोग होता है। तो ये आपको मिलाना था। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव गुर्दे की पथरी, जो पथरी होती है, स्टोन जो पथरी हो जाती है, स्टोन जो हो जाती है, बड़ा दर्द होता है इसमें।
तो इसमें क्या होता है कि मानव गुर्दे की पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, किसकी वजह से मानव गुर्दे की पथरी हो जाती है, किडनी में जो पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाती है, वो किस वजह से हो जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से मानव गुर्दे की पथरी जनरेट हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ा करती है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कह रहा है, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है मानव शरीर में, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो वर्णांधता हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, रक्तहीनता हो जाती है, या तपेदिक हो जाती है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्तहीनता। रक्तहीनता आयरन की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उड़द की दाल दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, या सोयाबीन के दाने में। तो आप सभी जानते होंगे कि सोयाबीन के दाने में या सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो मध्य प्रदेश, एमपी में सोयाबीन सर्वाधिक होता है। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ध्यान से समझिएगा, मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहा है कि किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है मिशन इंद्रधनुष। तो 4 ऑप्शन में सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण होता है मिशन इंद्रधनुष। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भोजन का एक अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन सामने हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और सेल्यूलोज। तो भोजन का एक प्रमुख अंग जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर काफ़ी ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। मैंने आपके इस चैनल पर अपना नंबर डाल रखा है, तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर आप बहुत जल्दी एनसीईआरटी की सीरीज़ तैयार कर दीजिए। हम लोगों को एनसीईआरटी बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाला हूं। तो सारे चैप्टर में जो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक आए हैं वो भी मैं बताता चलूँगा। तो एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक ज्योग्राफी की अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ज्योग्राफी खत्म हो जाता है तो राजनीति की, मतलब इंडियन पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, ऐसे करके मैं सारी की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहां कह रहा है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विद्यमान है? तो बाल और नाखून में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन जो होता है मानव के बाल और नाखून में पाए जाने वाला विटामिन होता है। तो कैरोटीन मानव के बाल और नाखून में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, मानव शरीर का तापक्रम। ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन हम डिटेल में देखते हैं। मानव शरीर का तापक्रम, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जाड़ों में घट जाता है। ऑप्शन बी, गर्मियों में बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। और ऑप्शन डी, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या सही आंसर होगा? तो मानव शरीर का जो तापक्रम होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ना ही जाड़ों में घटता है दोस्तों और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कह रहा है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं फिर से आ गई यहाँ पर। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं मतलब रेड ब्लड कार्पल्स उत्पन्न होती हैं। तो कहाँ उत्पन्न होती हैं ये? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
तो मानव शरीर में जो आपके हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और यही सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। इसका कार्य जो होता है हीमोग्लोबिन का, आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इंसुलिन क्या है? देखिए बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए देखिए आपको टफ या मॉडरेट क्वेश्चन तो मैं कराता ही रहता हूं, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं आप वहां पर वो नहीं सॉल्व करते हैं और एग्जाम में वही क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हैं। तो अगर आप टफ क्वेश्चन सही कर रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन सही कर रहे हैं और इजी क्वेश्चन गलत करा रहे हैं, तो आपका क्या होता है, सिलेक्शन से आप बाहर हो जाते हैं। तो इजी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, मॉडरेट भी सही रखना है, और टफ भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप सही कर ले जाएं। ठीक है, तो इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने का पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है। तो अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है, वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? दोस्तों आपको बताना है एंजाइम रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन, ऑप्शन सी कह रहा है प्रोटीन और ऑप्शन डी कह रहा है वसा। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां कह रहा है हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन जो है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मुख से। जैसे ही आप भोजन मुख में डालते हैं तो वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ कह रहा है रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? किससे कर लेना यहाँ पर, रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है सिरा से, ऑप्शन बी है पेशी से, ऑप्शन सी है धमनी से और ऑप्शन डी है हृदय से। तो रुधिर की नाड़ी दर जो होती है वो धमनी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? धमनी से। डॉक्टर आपका हाथ पकड़ता है, नाड़ी पकड़ता है, या कोई चिकित्सक आपकी नाड़ी पकड़ता है, तो वो क्या है उसमें धमनियां होती हैं और वही उससे नाप लेता है कि आपकी जो है हृदय कितनी बार धड़क रहा है। ठीक है ना। तो कॉमन जो हृदय होता है वो 72 से 75 बार, वैसे 72 बार धड़कता है। तो उसी से वो चेक कर लेता है कि आपका जो हृदय की धड़कन है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कह रहा है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में आपको बताना है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन प्रारंभ हो रहा था, अभी मैंने आपको बताया था मुख से। अब ये कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में। कहां पर? छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग यहां पर संपन्न होता है, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? डबल स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिनल हार्मोन जो होता है
वो लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए मानव शरीर में किस अंग में संचित रहता है वो आपको बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। लीवर में मानव शरीर का जो विटामिन ए जो होता है वो संचित रहता है। तो लीवर में क्या होता है, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। बस इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। बड़े सरल क्वेश्चन है आज के। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें तो उससे क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे, रट जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन आपको तैयार नहीं हो पाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है उसे नोट्स में लिख लीजिए और उसी सप्ताह में एक बार जरूर पढ़ें तो आपको वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा है श्वसन की दर सबसे कम होती है। तो श्वसन की दर सबसे कम कब होती है? देखिए, जब आप सांस लेते हैं उस समय दर सबसे कम कब होती है आपको बताना है। खेलते समय, जब आप खेलते हैं तो आपका हृदय जो होता है वो बहुत जल्दी पंपिंग करने लगता है, मतलब धड़कने लगता है, बहुत तेज पंपिंग करने लगता है। तो खेलते समय तो गलत हो गया। दौड़ते समय भी यही कंडीशन होती है कि हृदय जो है क्या होता है, बहुत दौड़ते समय जो है श्वसन की दर बहुत तेज बढ़ जाती है। अगला है आराम करते समय। तो आराम करते समय श्वसन की दर नॉर्मल रहती है। फिर सोते समय श्वसन की दर जो होती है बहुत कम हो जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोते समय। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 क्या कह रहा है कि शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है। आपको बताना है शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है। ऑप्शन सी यकृत में। लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। इतनी सी बात याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्यास का केंद्र कहाँ होता है। प्यास का जो केंद्र होता है, जब आपको प्यास लगती है, पानी पीने के लिए प्यास लगती है, उसका केंद्र कहाँ होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस में प्यास का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, एम्फीबिया क्या है। एम्फीबिया क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है जल में पाए जाने वाले जीव। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पे जल और थल में जीवन यापन करने वाले जंतु जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं, तो वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। ऑप्शन सी जल में पाए जाने वाली एक मादा प्राणी। ऑप्शन डी जल की एक मछली। तो दोस्तों एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबिया क्या कहलाते हैं, तो जल और थल जीवन यापन करने वाले जंतु होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको बताना है सही क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन बी कह रहा है यहाँ पर शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। ऑप्शन सी यहाँ कह रहा है दोस्तों शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त जो होता है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 39वां क्या कह रहा है, हमें थकान महसूस क्यों होती है। क्या कारण है जिस कारण से हमें थकान महसूस होती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ज़्यादा मेहनत करने से। तो बात तो सही है, अगर ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं तो थकान महसूस हो जाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है, बायो के माध्यम से पूछ रहा है, जो आपके जीव विज्ञान के माध्यम से पूछ रहा है कि क्या रीज़न है। ठीक है ना, मेडिकल साइंस के माध्यम से पूछ रहा है, ना कि नॉर्मल पूछ रहा है। तो ज़्यादा मेहनत करने से तो होती है। ऑप्शन बी कह रहा है पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से। ऑप्शन सी कह रहा है भोजन न लेने से। और ऑप्शन डी कह रहा है भूख ना लगने से। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होने से हमें थकान महसूस होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है
एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऊर्जा की इकाइयां, अम्ल का भाग, शर्करा का भाग या एक प्रकार का लवण। तो दोस्तों सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ऊर्जा की इकाइयां जो होती हैं वो एटीपी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? एटीपी का निर्माण कहां होता है? अभी आपने क्या बताया, एटीपी क्या होता है? तो ऊर्जा की इकाइयां होती हैं। अब एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो दोस्तों एटीपी का जो निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे कोशिका का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है। अब एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है सिलिकोसिस एक बीमारी है। तो सिलिकोसिस जो बीमारी होती है वो काय की बीमारी है? किस चीज की बीमारी है? किडनी की, यकृत की, फेफड़ों की या अव्यवस्थित तंत्रिका की, नर्वस सिस्टम की। ठीक है ना? तो सही आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस जो बीमारी होती है वो फेफड़े से संबंधित बीमारी है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? पोलियो के तक की खोज किसने की थी? एक मिनट, तो यहां पे क्या गलत हो गया? तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? यहां पर ये सही कर लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन साल्क जो हैं उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए। क्या पहचानने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर सही कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है, मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जो सामान्यतः पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? वृद्धों में, नशेड़ियों में जो ड्रग्स लेते हैं, छोटे बच्चों में या केवल महिलाओं में। तो सेरेब्रल पॉल्सी जो है जो मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जो यह छोटे बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण या न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण मैरास्मस नामक रोग होता है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 यहां कह रहा है पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का वायरस जो होता है वो शरीर में प्रवेश करता है कैसे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दूषित भोजन तथा जल से पोलियो का वायरस जो होता है वो शरीर में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपको बताना है शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत, लिवर में जो है पित्त का निर्माण होता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दूध का धवल रंग, दूध का कैसा रंग? धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का जो धवल रंग होता है वो आपका सही आंसर हो जाएगा कैसीन। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कैसीन के कारण दूध का धवल रंग होता है। आज के आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मॉडरेट है। मैं टफ नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्या है मॉडरेट क्वेश्चन है, ना ही इजी है। सेब जिसे एप्पल कहते हैं का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। जो जिन्हें हृदय संबंधी विकार है वो सेब उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं। किस चीज के बड़े स्रोत हैं? किस चीज की मात्रा सेब में सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम सेब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए सेब जो होता है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व रखता है। दोस्तों आज आपने क्या देखा है? बायो से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को हमने इसे टारगेट किया है। वो क्वेश्चन मैंने आपको तैयार कराए हैं।
उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, अगर आपको आज की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है भुवन एकेडमी की पाठशाला, उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको आज की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर दे दी जाएगी। आप को अगर वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।